हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग। आज का ये वीडियो जो रहने वाला है वो नोटसेट 8 के ऊपर रहने वाला है और नोटसेट 8 के अंदर क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, टोटल पोस्ट कितनी रह सकती है, कौन कौन सा एम्स इसके अंदर भाग लेने वाला है, फीस क्या रहेगी, एग्ज़ाम डेट क्या रहेगी और एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा। सबसे पहले हम देखते हैं कि क्वालिफिकेशन है वो क्या रहता है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो आपकी रहती है वो या तो आपके पास क्या होना चाहिए, बीएससी नर्सिंग होना चाहिए, चाहे वो बीएससी ऑनर्स नर्सिंग हो या फिर सिंपल बीएससी नर्सिंग हो, आईएनसी से रजिस्टर्ड किसी भी कॉलेज या इंस्टीट्यूट या फिर यूनिवर्सिटी से आपका हो सकता है। बीएससी पोस्ट बेसिक बीएससी अगर आपने की है उस कंडीशन में भी आप एलिजिबल हैं। उसके अलावा आपके पास क्या होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। सेकंड, अगर आपने क्या किया है, जीएनएम किया है, उस कंडीशन में आपके पास क्या होना चाहिए, जीएनएम का डिप्लोमा होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन होना चाहिए नर्सेस का, और 2 साल का क्या होना चाहिए, मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल आपका होना चाहिए। आपने जो एक्सपीरियंस लिया है वो आपकी क्या है, पूरा डिप्लोमा आपके पास, डिप्लोमा कंप्लीट होने के बाद में, यानी कि डिप्लोमा जब आपको मिल गया उसके बाद में, यानी कि आपने अपना कोर्स कंप्लीट किया है उसके बाद में अगर आपने ये किया है, उसी कंडीशन में ये क्या है, 2 साल का आपका पूरा होना चाहिए, वरना ये वैलिड है वो नहीं माना जाएगा। एम्स है उसके अंदर जो एज है वो रहने वाला है, एज लिमिट 18 से 30 साल रहने वाला है। इसके अलावा यहाँ पे एज रिलैक्सेशन है वो मिलता है एम्स के अंदर। यूआर कैटेगरी के अंदर और ईडब्ल्यूएस के अंदर कोई एज रिलैक्सेशन नहीं मिलता है। ओबीसी कैटेगरी के अंदर आपको 3 ईयर एज रिलैक्सेशन मिलता है और एससी एसटी कैटेगरी के अंदर आपको क्या है, 5 ईयर का क्या है, एज रिलैक्सेशन है वो मिलता है। उसके अलावा अगर सेंट्रल हॉस्पिटल की इसके अंदर वैकेंसी आती है तो वहाँ पे जो एज लिमिट है वो क्या होती है, 18 से 35 साल है वो रहती है, मैक्सिमम 35 साल हो जाती है और मिनिमम 18। और एज जो आपकी काउंट की जाएगी वो लास्ट डेट ऑफ द एप्लीकेशन है वो काउंट की जाएगी। इसके अलावा फ़ीस आपकी जनरल और ओबीसी की 3000 रुपये वही सेम रहने वाली है जो हर बार रहती है। और एससी एसटी कैंडिडेट्स हैं उसकी 2400 रुपये रहने वाली है, और जो फिजिकली हैंडीकैप्ड कैटेगरी के अंदर आते हैं उन कैंडिडेट्स की आपकी फ़ीस है वो नहीं लगने वाली है। वह जितने भी कैंडिडेट्स एससी एसटी वाले हैं उनकी फ़ीस है वो क्या हो जाती है, यहाँ पे रिफ़ंड हो जाती है अगर वो क्या होते हैं, एग्ज़ाम के अंदर क्या है, एग्ज़ाम देकर आते हैं। उस कंडीशन में अगर वो एग्ज़ाम नहीं देते हैं तो आपकी फ़ीस है वो वापस नहीं आती है। आप ध्यान रखें कि अगर आप फॉर्म भर रहे हैं तो एग्ज़ाम ज़रूर दे के आइएगा, ताकि एटलीस्ट फ़ीस तो आपको वापस मिल जाए। इसके अलावा इन्होंने यहाँ पे क्या है, एग्ज़ाम की डेट्स दी हैं। आपका जो प्री वाला एग्ज़ाम है वो 12 अप्रैल को होना है और जो मेंस का एग्ज़ाम है वो क्या होना है, 2 मई को आपका मेंस का एग्ज़ाम है वो रहने वाला है। ऑनलाइन एप्लीकेशन जो आपका है वो 24 तारीख से स्टार्ट हो चुका है, 24 फरवरी से, और 17 मार्च को शाम 5 बजे तक आपका क्या है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो चलने वाला है। आप ऑनलाइन क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपने कोई भी मिस्टेक कर दी है फॉर्म भरते समय तो 26 तारीख से लेके 26 मार्च से लेके 1 अप्रैल तक आपको क्या है, टाइम दिया जाएगा कि आप कोई भी करेक्शन है वो कर सकते हैं। 1 अप्रैल के बाद में आपको कोई भी टाइम है वो नहीं दिया जाएगा। और कैटेगरीज़ आप है वो चेंज नहीं कर सकते हैं। एक बार जैसे ही आपने क्या कर दिया है, सबमिट कर दिया, अपना रजिस्ट्रेशन फ़ीस है वो सबमिट कर दी है, उसके बाद में आपका जो करेक्शन है वो नहीं होगा और आपका जो कैंडिडेचर है वो कैंसिल हो जाएगा अगर इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन अगर आप डालते हैं। इसके अलावा अगर आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं तो आपका एनओसी लेना है वो ज़रूरी है। जहाँ पे भी आप जॉब कर रहे हैं, चाहे वो गवर्नमेंट हो, सेमी गवर्नमेंट हो, अगर गवर्नमेंट का कहीं भी इन्वॉल्वमेंट है उस चीज़ में, तो वहाँ से आपको क्या है, एनओसी है वो लेना रहेगा। और वही सेम एनओसी है वो आपको क्या है, जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, यानी कि अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो डीवी के अंदर भी आपको वही सेम जो एनओसी है वो देनी रहती है। अगर आप एनओसी प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं तो आपका जो कैंडिडेचर है वो कैंसिल हो जाएगा, आप किसी भी पोस्ट के लिए कंसिडर नहीं किए जाएंगे। और अगर आप कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉई हैं, यानी कि गवर्नमेंट का अगर आपके अंदर इन्वॉल्वमेंट है कहीं भी, जैसे राजस्थान के अंदर सीएच हो गया, यूपी के अंदर सीएच हो गया, उस कंडीशन के अंदर भी आपको क्या है, एनओसी है वो प्रोड्यूस करना मैंडेटरी रहेगी। एज रिलैक्सेशन मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। उसके अलावा आप यहाँ से थोड़ा सा वो देख सकते हैं। फिजिकल हैंडीकैप कैटेगरी के लिए 10 साल का एज रिलैक्सेशन रहता है, लेकिन 56 साल से ज़्यादा फिर भी आपको अलाउड है वो नहीं किया जाता है। फिजिकल हैंडीकैप्ड कैटेगरी अगर ओबीसी कैटेगरी के साथ में है तो उस कंडीशन में आपको 13 साल का मिलता है, और यहाँ पे अगर ये यूआर कैटेगरी से है तो 10 साल का मिलता है, ओबीसी से है तो 13 साल का, एससी एसटी कैटेगरी के साथ में है तो 15 साल का आपको क्या है, एज रिलैक्सेशन मिल जाता है। तीनों ही कंडीशन में आपकी एज 56 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर एम्प्लॉय हैं ग्रुप बी पोस्ट के लिए, तो उसके अंदर आपको क्या है, 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है। अगर आपने 3 साल क्या है रेगुलर वहाँ पे जॉब की है, उस कंडीशन के अंदर आपको 5 साल का क्या है, एज रिलैक्सेशन मिलेगा, और ओबीसी कैटेगरी के अंदर वो क्या है, 8 साल का आपको एज रिलैक्सेशन मिलने वाला है। और एससी एसटी कैटेगरी के अंदर आपको क्या है, 10 साल का एज रिलैक्सेशन मिलने वाला है। और अगर आप किसी भी कैटेगरी से अप्लाई कर रहे हैं तो आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो 1 अप्रैल 2024 से लेकर 17 मार्च 2025 के बीच में इशूड होना चाहिए, यानी कि जो फाइनेंशियल ईयर 2024-25 है उसका आपका जो क्या है,
का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आपके पास में ये नहीं है सर्टिफिकेट, तो उस कंडीशन में आपके पास जो पुराना इशूड ओबीसी का सर्टिफिकेट है वो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं। लेकिन जब जैसे ही आप क्या करते हैं, वहाँ पे आपका डीवी वगैरह होता है, तो वहाँ पे आपको क्या है, ओबीसी का न्यू सर्टिफिकेट है वो देना पड़ेगा। सेम ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए भी आपको क्या है, फाइनेंशियल ईयर 2023-2024 का सर्टिफिकेट चाहिएगा। जो भी क्या होना चाहिए, इशू होना चाहिए 1/4/2024 से 17/3/2025, यानी कि सेम 1 अप्रैल से 17 मार्च के बीच का आपका होना चाहिए। और अगर आप किसी भी कैटेगरी से फॉर्म भर रहे हैं, तो इन्होंने यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि उस कंडीशन में आपका जो कैंडिडेचर है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। तो अगर आप कैटेगरी से फॉर्म फिल कर रहे हैं, तो कैंसिलेशन से बचने के लिए आपको क्या है, अपना जो सर्टिफिकेट है वो पहले से बनवा लेना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पैटर्न और स्कीम क्या रहेगा एम्स 9 के एग्ज़ाम का। यहाँ पे 2 एग्ज़ाम वो रहने वाला है। फर्स्ट प्री एग्ज़ाम होगा आपका, सेकंड मेन एग्ज़ाम होगा। प्री जो है वो आपका क्या होगा, 12 अप्रैल को होगा, और मेंस जो आपका एग्ज़ाम है वो क्या होगा, 2 मई को आपका एग्ज़ाम है वो देखने को मिलेगा। 90 मिनट का आपका एग्ज़ाम है वो रहने वाला है। और जैसे ही आप प्री क्वालिफाई करेंगे, तभी आप सेकंड स्टेज यानी कि नॉर्सेट जो मेंस वाला एग्ज़ाम है वो आप दे पाएंगे। 100 क्वेश्चन का आपका ये एग्ज़ाम है वो रहने वाला है, जिसके अंदर 100 ही मार्क्स रहेंगे, और हर क्वेश्चन के अंदर 4 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन आपका सही रहेगा। और 100 में से जो 20 क्वेश्चन हैं वो आपके क्या हैं, जनरल नॉलेज और एप्टीट्यूड यानी कि मैथ, रीजनिंग, जीके और इंग्लिश से आपके रहने वाले हैं। 80 क्वेश्चन जो आपका है वो क्या है, नर्सिंग के सिलेबस से आपका आने वाला है। नेगेटिव मार्किंग 1/3 रहने वाली है, यानी कि 0.33 मार्क्स आपके कट होंगे पर हर एक गलत आंसर के लिए। क्वेश्चन पेपर है वो 5 सेक्शंस के अंदर आपको देखने को मिलेगा। ऊपर ही ऊपर आपको क्या है, देखने को मिल जाएगा सेक्शन 1 सेक्शन, यहाँ पे ऊपर के स्क्रीन पे क्या है, सेक्शन 1 2 3 4 5 ऐसे लिखा हुआ मिलेगा। और इन सेक्शंस के बीच में आपके क्या है, स्किप या फिर मतलब ऐसे नहीं कर सकते हैं कि एक आपने 18 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन कर लिया तो आप नेक्स्ट में चले जाएंगे, नहीं। जब तक आपके 18 मिनट कंप्लीट नहीं होंगे फर्स्ट सेक्शन के, आप सेकंड सेक्शन में नहीं जा सकते हैं। फिर नेक्स्ट सेक्शन के 18 मिनट पूरे होंगे तभी आप नेक्स्ट सेक्शन में जाएंगे। तो 18 मिनट के आपके 5 सेक्शन रहेंगे, जिसके अंदर हर सेक्शन के अंदर 20 क्वेश्चन होंगे, और हर एक 18 मिनट के बाद में आपको नेक्स्ट सेक्शन के अंदर आपका जाना अलाउड रहेगा। और पेपर जो आपका जैसे ही 90 मिनट कंप्लीट हो जाएगा, अपने आप से पेपर आपका क्या है, सबमिट हो जाएगा। आपको सबमिट करने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस हर सेक्शन के अंदर जो क्वेश्चन दिए गए हैं, कोशिश करनी है कि वो क्वेश्चन आप जल्दी से जल्दी करें। उसके अलावा सेक्शन 5 में जब आप जाएँगे, तो सेक्शन 5 में आपको क्या है, जीके और ये जनरल एप्टीट्यूड वाले जो क्वेश्चंस मिलेंगे, वहाँ पे आपको क्या करना है, जीके और इंग्लिश के क्वेश्चंस भी यहाँ पे आपको मिलेंगे। तो जीके और इंग्लिश के क्वेश्चन आपको क्या है, 4 या 5 क्वेश्चन हैं वो मिलेंगे, हो सकता है 8 क्वेश्चन भी आ जाएँ, इससे ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आएँगे जीके और इंग्लिश के। ये जो क्वेश्चन हैं आपको क्या करना है, कोशिश करना है 3 या 4 मिनट के अंदर कंप्लीट करने की, ताकि जो बचा हुआ टाइम है 14 से 15 मिनट, वो आप क्या दे पाएँ, रीजनिंग और मैथ को हैं वो दे पाएँ, ताकि वहाँ से आप क्वेश्चन और करेक्ट कर पाएँ। नहीं, ये जो 10 से क्वेश्चन होते हैं, ये क्वेश्चन डिसाइड करते हैं कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो कोशिश कीजिएगा मैथ और रीजनिंग पे थोड़ा सा फोकस करने का। और ये जो स्कीम रहने वाला है, एग्ज़ाम का पैटर्न रहने वाला है नॉर्सेट का, ये पैटर्न रहने वाला है नॉर्सेट के प्री एग्ज़ाम का। मिनिमम जो क्वालिफिकेशन रहने वाला है प्री के एग्ज़ाम के अंदर, वो क्या रहने वाला है, 50 रहने वाला है, 50 परसेंटाइल रहने वाला है, ठीक है, परसेंटेज नहीं है यहाँ पे, परसेंटाइल है, ये आपको ध्यान रखना है। यूआर और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 45 परसेंटाइल रहने वाला है, ओबीसी के लिए 40 परसेंटाइल रहने वाला है, एससी और एसटी के लिए, और फिजिकल हैंडीकैप्ड कैटेगरी के लिए क्या है, 5 परसेंटाइल का एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन है वो दिया जाएगा रिस्पेक्टिव ऑफ कैटेगरी। अगर आप क्या आ रहे हैं, यूआर कैटेगरी के अंदर आ रहे हैं और फिजिकली हैंडीकैप्ड कैटेगरी के अंदर हैं, तो उस कंडीशन में आपका 45 परसेंटाइल क्या हो जाएगा, क्वालिफिकेशन हो जाएगा। वैसे ही ओबीसी कैटेगरी के अंदर आपका 40 हो जाएगा, और एससी और एसटी कैटेगरी के अंदर आपका 35 रह जाएगा, अगर आप फिजिकल हैंडीकैप्ड कैटेगरी के अंदर आते हैं। मेंस का एग्ज़ाम आपका क्या है, 3 घंटे का रहने वाला है। यहाँ पे आपको 100 क्वेश्चंस नहीं देखने को मिलेंगे। यहाँ पे मेंस एग्ज़ाम के अंदर क्या है, 3 घंटे का आपका एग्ज़ाम होगा, यानी कि 180 मिनट का, और यहाँ पे 160 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। और ये जो पूरा का पूरा 160 क्वेश्चन है वो नर्सिंग से आपका आने वाला है, कोई भी अलग यहाँ पे नहीं आने वाला है। 1/3 आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी। और इस पर्टिकुलर के अंदर क्या होंगे, आपके 4 सेक्शन होंगे। नॉर्सेट 7 के अंदर भी यही सेम स्कीम आपकी लाई गई थी, जिसके अंदर भी 160 क्वेश्चन थे, 180 मिनट का आपका पेपर था। 45 मिनट का ईच सेक्शन आपका रहने वाला है। 4 सेक्शन आपके 45 मिनट के रहने वाले हैं, और जिसके अंदर क्या होंगे, 40 क्वेश्चन ईच सेक्शन के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। सेम वही जो पिछले प्री के अंदर मैंने आपको बताया कि आप ना तो क्या कर सकते हैं, स्विच कर सकते हैं एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन के अंदर,
जब तक आपके 40 मिनट जब तक आपके 45 मिनट कंप्लीट नहीं होंगे तब तक आप नेक्स्ट सेक्शन में नहीं जा सकते हैं। आपको हर एक सेक्शन के अंदर 45 मिनट मिलेंगे और 40 क्वेश्चन मिलेंगे। तो कोशिश करनी है कि आपको वही क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है जो आपको 100% आता है। अगर आपके मान लीजिए कि 40 क्वेश्चन और 20 ही सही हो रहे हैं, उस कंडीशन में हो सकता है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आप चले जाएं, लेकिन 3 से 4 क्वेश्चन से ज़्यादा आप बिल्कुल भी अटैम्प्ट मत कीजिएगा। आपके 40 में से 30 आपने कर लिए हैं तो उस कंडीशन में आप 40 के पास में, ऐसा नहीं है कि 35 कर लें तो चलो 37 कर देता हूँ, ऐसा मत कीजिएगा। और कितने भी क्वेश्चन आपने किए हों, आपको अपना जो आंसर है वो चेंज नहीं करना है। मान के चलिए अगर आप 10 क्वेश्चन के आंसर चेंज करके आओगे, 8 क्वेश्चन आप गलत करके आओगे, 100% 8 क्वेश्चन आपके गलत होंगे। और फिर भी बहुत सारे बच्चे होते हैं, पता होता है कि आंसर गलत हो सकता है और वो क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। लास्ट में क्या लगाएंगे, नया लॉजिक लेके आएंगे कि नहीं नहीं ऐसे नहीं, ऐसे भी तो हो सकता है। और वहाँ पे जो ऐसे भी हो सकता है वो आपका क्वेश्चन गलत करा के चला जाता है। तो ये चीज़ आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है। अगर आपने फर्स्ट टाइम में अटैम्प्ट कर दिया है क्वेश्चन, जब तक आप 200% श्योर नहीं हो कि नहीं नहीं ऑप्शन चेंज करना ही है, तब तक आपको नहीं करना है। और 200% में भी आप मान के चलिए 50% क्वेश्चन आपके गलत ही होंगे जो आप ऑप्शन चेंज करेंगे। क्योंकि पूरा पेपर पढ़ने के बाद में आपको क्या है, पूरा पेपर आपके दिमाग में रहता है, तो आप एक जो रैशनल डिसीजन है वो नहीं लेते हैं, इरेशनल डिसीजन लेते हैं, जिसकी वजह से आपको लगता है कि नहीं नहीं आपने जो रैशनल दिया है वो सही है उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए, लेकिन वो नहीं हो पाता है। तो आपको ऑप्शन चेंज नहीं करने हैं। सेम जो प्री का क्वालिफिकेशन था वही मेंस का रहने वाला है। 50% फॉर यूआर, 45% ओबीसी एंड 40% फॉर 45 फॉर ओबीसी एंड 40% फॉर एससी एंड एसटी। और वहीं सेम फिजिकली हैंडीकैप्ड कैटेगरी के अंदर क्या है, 5% एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन मिलेगा। अगर आप कोई भी कैटेगरी से आते हैं तो 5-5%, जनरल के अंदर 45, ओबीसी के अंदर 40 एंड एससी एसटी के अंदर 35 रह जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं एम्स के अंदर टोटल सीट पोजीशंस हैं वो क्या हैं, और ये वीडियो एक्चुअली में मैंने कल बनाया था जिसके अंदर मैंने अप्रोक्सीमेट सीट्स बताई थी, जिसको मैं अभी एडिट कर रहा था और तभी मुझे पता चला कि जो वैकेंसीज़ हैं वो जारी कर दी हैं एम्स ने। और मेरा जो गेस था वो था 1800 टू 2000 वैकेंसीज़ आपकी हो सकती हैं, मिनिमम 1500, मैक्सिमम 2500, इससे ज़्यादा नहीं जाएंगी। अभी वैकेंसीज देखी तो 1794 यानी कि लगभग 1800 टोटल पोस्ट हैं वो एम्स ने निकाली हैं, और अलग अलग एम्स से ये पोस्ट निकली हैं। अभी 2 एम्स ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक पोस्ट है वो नहीं निकाली है, एम्स भोपाल एंड जो सेकंड एम्स है वो है एम्स रायपुर। तो यहाँ पे इनकी पोस्ट है वो नहीं आई है। तीसरा जो मैं सोच रहा था कि आरएमएल की वैकेंसीज आएंगे इसके अंदर, आरएमएल दिल्ली वाला, जिसकी 950 पोस्ट सेंक्शन हुई थी, जो इस वाले एम्स में आने की उम्मीद थी, लेकिन इस वाले एम्स के अंदर इन्होंने अभी तक नहीं दी है। अगर आती हैं तो 200-250 पोस्ट ऐड हो सकती हैं। तो ये जो पोस्ट हैं ये सीधा बेनिफिट करेंगी मेल कैंडिडेट्स को, और देखते हैं ये ऐड होती है या नहीं होती हैं, वो तो अलग चांसेस हैं। और फिलहाल यहाँ पे 2 एम्स है जिनकी पोस्ट ऐड होनी है, तो मिनिमम 100 तो आप मान के चलिए कि दोनों की मिला के ऐड हो ही जाएगी। तो ऑलमोस्ट 1900 पोस्ट है वो एम्स की रहने वाली है टोटल। और अगर आरएमएल की भी आ जाती है तो 2000 से ऊपर जाने के चांसेस रह रहे हैं। यहाँ पे टोटल अगर हम बात करते हैं फीमेल कैंडिडेट्स की यूआर कैटेगरी के अंदर, तो 477 पोस्ट हैं, और जो मेल कैंडिडेट हैं उनकी सिर्फ और सिर्फ 123 पोस्ट है। और मेल कैंडिडेट्स की अगर हम बात करें तो यूआर कैटेगरी के अंदर 123 पोस्ट है, ओबीसी के अंदर 76 पोस्ट है, एससी कैटेगरी के अंदर 45 है, एंड जो एसटी कैटेगरी है उनके अंदर क्या है 23 पोस्ट ही टोटल है वो मेल कैंडिडेट्स की है। वहीं अगर हम बात करते हैं फीमेल कैंडिडेट्स की, तो फीमेल के अंदर यूआर कैटेगरी के अंदर 477 है, ओबीसी के अंदर 315 है, एससी के अंदर 176 है, और एसटी कैटेगरी के अंदर 88 टोटल पोस्ट हैं वो हैं। और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की अगर हम बात करें तो वहाँ पे 107 पोस्ट हैं फीमेल की, और 34 टोटल पोस्ट हैं वो मेल कैंडिडेट्स की हैं ईडब्ल्यूएस के अंदर। टोटल पोस्ट 1794 हैं, जिसमें से मेल कैंडिडेट्स की 359 पोस्ट हैं, और फीमेल की जो रिजर्व पोस्ट हैं वो 1357 हैं। उसके अलावा 78 पोस्ट है जो सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल की, 78 ये जो पोस्ट हैं यहाँ पे क्या है 80-20 का रिजर्वेशन नहीं है। और उसके अलावा अगर आरएमएल की आती है तो वो यहीं पे ऐड होंगी, और बाकी देखते हैं टोटल पोस्ट आगे जाके क्या निकल कर आती हैं। फिलहाल कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप एम्स का फॉर्म भरने वाले हैं या नहीं हैं, क्योंकि फ़ीस बहुत ज़्यादा होती है हर बार। और मेल कैंडिडेट्स की अगर हम सीट्स देखें तो यहाँ पे सिर्फ 350 पोस्ट हैं, जिसके अंदर भी आगे कैटेगरी वाइज आपको डिवाइड करना है। फ़ीस अगर कम रहती है तब भी बच्चे सोचें कि हाँ 100-500 हज़ार तक फ़ीस है, तब भी देखें कि 350 पोस्ट ठीक है। लेकिन 3000 फीस देने के बाद में 350 पोस्ट हैं, उसके अंदर भी आप कैटेगरी में जब जाते हैं तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एससी कैटेगरी के अंदर 45 ही पोस्ट हैं टोटल, एसटी कैटेगरी के अंदर सिर्फ 23 ही पोस्ट हैं। तो वहाँ पे थोड़ी सी एक निराशा लगती है।
तो ये थी कुछ एम्स से रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस और टोटल जो सीट्स हैं एम्स के अंदर वो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा। उसके अलावा अगर आप व्हाट्सअप ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं तो जिसका जो लिंक है वो क्या है, कमेंट सेक्शन में या फिर वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। और मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।